आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं इसे, और इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। रामसर कन्वेंशन इसलिए कि रामसर नाम का शहर एक सिटी है ईरान में, इसी में सबसे पहले इसका जो सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ। कई देशों ने बैठ करके मीटिंग की, एक कन्वेंशन के तहत घोषणा पत्र पे साइन हुआ सभी का। वो इसलिए हुआ था कि दुनिया में जितने भी आर्द्रभूमि हैं, वेटलैंड है, नम भूमियां हैं, उनका संरक्षण करने के लिए। उनका संरक्षण क्यों करना है, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे आई, कैसे जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत आवश्यकता, इसको भी जानेंगे। इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रकार से अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा ही होता है जी। हाँ, जैसे अमेज़न के जंगलों को अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, उसी प्रकार जो नम भूमियां हैं, उसी प्रकार नम भूमियों को या आर्द्र भूमियों को, उसी प्रकार आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का क्या कहते हैं? कोई बोलो तो। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का गुर्दा बोलते हैं। पता है ना? गुर्दा है, किडनी है, वृक्क है। गुर्दा जो है उर्दू शब्द है, किडनी इंग्लिश में कहते हैं और वृक्क हिंदी में कहते हैं। साइंस की बुक में सदैव जब भी पढ़ोगे इसके बारे में तो वहां पे वृक्क ही लिखा मिलेगा। बायोलॉजी में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वृक्क कितने जोड़ी होते हैं मानव शरीर में, या गुर्दा या किडनी कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी, मतलब 2, है ना? ठीक उसी प्रकार से अच्छा हमारे शरीर में वृक्क या गुर्दे का काम क्या है, ये बताओ जरा। गुर्दे का काम क्या है हमारे शरीर में? सबसे पहली बात पानी को फिल्टर करना। क्या? पानी को फिल्टर करना। हमारे शरीर में जो वाटर है, जो पानी है, अब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसके अलावा जो पानी बचेगा उसको फिल्टर करने का काम किसका है? गुर्दे का। किसका? गुर्दे का। ठीक इसी प्रकार से जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियों को देखो लिखा है कि जैसे अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का गुर्दा कहते हैं। इसलिए गुर्दा कहते हैं कि आर्द्र भूमियां जो नम भूमियां हैं, जहां पानी का जल भराव रहता है, जहां जल भराव रहता है साल के 12 महीने, साल के 12 महीने लगभग जल भराव रहता है, उन जगहों को आर्द्र भूमि घोषित कर दिया जाता है। तो बिहार में हमारे एक आर्द्र भूमि है, एकमात्र। कौन सी है? इसके बारे में भी जान लें। बिहार में एक आर्द्र भूमि है, और ये जो रामसर, पहले इसको समझो। रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है। कहाँ का? ईरान का एक शहर, और इसी के नाम पर यहाँ पर कब 2 फरवरी 1971 में, कब 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई, जहां कई देशों ने मिलकर के घोषणा पत्र पर साइन किया। इस वजह से साइन किया कि सभी अपने अपने देशों में नम भूमियों का, आर्द्र भूमियों का, वेटलैंड्स का संरक्षण करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है। कन्वेंशन के तहत जो भी साइन करता है उसको कंपलसरी मैंडेट हो जाता है कि वो संरक्षण करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो उस पर फाइन चार्ज लग जाता है। पता है? तो जिस प्रकार से हमारे देश में लगभग इस टाइम पे 90 से ऊपर आर्द्रभूमियां हो गई हैं, 92 या 95 हैं। उनका एग्जैक्ट डाटा इसी के बीच है, लगभग 92 या 95। ठीक है। और हमारे बिहार में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं इस टाइम पे, वहाँ का जाना बहुत जरूरी है। तो बिहार की एकमात्र आर्द्रभूमि कौन सी है? आर्द्रभूमि कौन सी है? कांवरताल। कौन सी? कांवरताल। कहाँ पड़ेगी ये? बेगूसराय में। कहाँ पड़ेगी?
बेगूसराय में है। और ये गोकुर झील है, कैसी है ये एक गोकुर झील है। गोकुर झील क्या होती है? गोकुर झील क्या होती है? यह एक गोकुर झील है। गोकुर झील क्या होती है जरा बताओ तो? गाय के खुर के समान उसकी संरचना होती है, लेकिन बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता, इसकी संरचना जो है वो आखिर जो है किस प्रकार से बनती है, ये बताओ। नदियों के द्वारा। ऐसे नदियों के द्वारा। नदी जब विसर्ग में बहती है, कैसे? विसर्ग में। और विसर्ग कैसा नदी का? इस प्रकार से, देखो यहां से नदी ऐसे बहना शुरू हुई, ऐसे, ठीक है, ऐसे नदी एक बह रही है। और इसके जो विसर्ग हैं, कौन से विसर्ग? ये वाले, ये विसर्ग। जब नदी ज्यादा मोड़ बना लेती है, ज्यादा तीव्र मोड़ में बहती है, फिर एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे नदी जो है अपना मार्ग सीधा कर देती है, मार्ग सीधा कर देती है। जब उसने मार्ग अपना सीधा कर लिया तो बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है, ये बन गया गोकुर झील। क्या बन गया? गोकुर झील। 7th क्लास में हमने पढ़ाया भी है ज्योग्राफी में, ध्यान रखना, ये ज्योग्राफी में पढ़ाया है, लेकिन तुम लोग को मालूम नहीं, कुछ याद नहीं। ये बन गई गोकुर झील। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी गोकुर झील का निर्माण हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस प्रकार से गोकुर झील का निर्माण होता है जब नदी अपना तीव्र मोड़ बना लेती है, मैदानी इलाके में बहती है, जब नदी ज्यादा लहरा के चलती है, ठीक है ना, ज्यादा लहरा के बहती है, मोड़ बना लेती है तीव्र, एक दिन वो तीव्र मोड़ जो है कट के साइड में। जरा 7वीं क्लास की भूगोल दिखाओ, लो 7वीं क्लास की भूगोल लो, है किसी के पास? दिखाओ देखो, दो जल्दी, फिर दिखा दो ना। इसमें होना चाहिए, ये देखो मिल गया। अरे ये देखो, ये है गोकुर झील, ये देख रहे हो, नदी लहरा के बह रही है। और नदी जब लहरा के बह रही है, यहाँ पे साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। विसर्ग लूप बनता है, समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चाप झील, छाड़न झील, गोकुर झील, 3 नाम इसके दिए जाते हैं। कौन कौन से नाम? कौन कौन से? इसी को बोला जाता है चाप झील। क्या? चाप झील, सॉरी, चाप झील। इसी को बोला जाता है छाड़न झील। अब छाड़न क्यों? क्योंकि ये छोड़ दी गई है नदी के द्वारा। क्या किया गया? छोड़ दी गई है, नदी के द्वारा छोड़ दिया गया। तो इसके 3 नाम हैं, गोकुर झील, चाप झील और छाड़न झील। और चाप क्यों बनता है? क्योंकि चाप के जैसा आर्क जो नहीं होता, आर्क जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, पढ़ा है मैथ में कि नहीं? ज्योमेट्री में जो पढ़ते हैं हम लोग, ज्योमेट्री में, मैथ में, रेखागणित में जो चाप बनाते हैं, चाप लगाते हैं, आर्क उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं और हिंदी में चाप बोलते हैं। तो वही चाप झील के जैसे, जैसे नहीं आकृति बन रही है, ये देखो, ये जो आकृति बनी है नदी, है ना, ये झील की, ये जो बनी है, इस प्रकार से चाप जैसा इसका आकार बन जाता है, इसलिए इसको चाप झील भी कहते हैं। गाय के खुर जैसी भी आकृति होती है, इसलिए गोकुर कहते हैं। और नदी के द्वारा छोड़ दी जाती है, इसलिए इसको छाड़न झील कहते हैं। समझ गया ना? तो 7वीं क्लास में हमने ये पढ़ाया है लैंड फॉर्म्स के मामले में, उस बारे में पढ़ाया कि नदी के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनके उस वाले चैप्टर में पढ़ाया, ठीक है ना। अब ऐसे करके इसको याद रखेंगे। तो बिहार में हमारे यहाँ सिर्फ एक झील है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त है, इसको कांवर झील। कौन सी? कांवरताल। कांवरताल, कांवरताल वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है कांवरताल, जो बेगूसराय में स्थित है। या एक गोकुर झील है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील है। ध्यान रखो दोस्तों, क्या है ये? एशिया की, ये जो है इसको एक और ये स्टेटस मिला हुआ है। कौन सा स्टेटस? एशिया की, ये लिखते हैं ना, सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील, मीठे पानी की गोकुर झील, ठीक है ना, मीठे पानी की गोकुर झील, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील। वैसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी उस बारे में। कौन सी झील है, कौन सी, बताओ जरा। बैकाल झील दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। कहाँ है, दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल। कौन सी है, कहाँ पड़ेगी ये, रूस में। कहाँ, रूस में। रूस के किस क्षेत्र में, दक्षिणी साइबेरिया में। कहाँ, दक्षिणी साइबेरिया में पड़ेगी। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जरा ये भी बताओ। कौन सी है, वुलर। कौन सी, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसका बैकाल का तो स्टेटस और भी है कि ये दुनिया में जितना भी मीठा पानी है उसका 20% ये अपने अंदर रखती है। आई बात समझे, सॉरी, एशिया का जितना भी मीठा पानी है उसका लगभग 20% अपने अंदर समाती है। आयतन में और गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एशिया की। वैसे कैस्पियन सागर हो जाएगी, कैस्पियन सागर बहुत बड़ी है, समझे ना। तो ये आयतन और गहराई में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो दक्षिणी साइबेरिया में पड़ेगी, रूस में। ठीक है, लिख लो। कुछ समय बाद, एक चीज ये भी है, कुछ समय के बाद, जब ये ना 1971 में हुआ था 2 फरवरी को, उस टाइम भारत इसका सदस्य नहीं था। भारत इसका सदस्य बना है 1984 या फिर 82 में, ऐसे 82 या 84, इन्हीं 2 साल में से किसी साल जो है साइन किया है भारत। भारत इसका मेंबर पहले नहीं था, शुरुआती मेंबर नहीं था, ये बाद में बना कुछ समय के बाद, 10 से 12 साल बाद। ठीक है, बंद।